शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र होगा जहां महिलाओं ने अपना हाथ ना आजमाया हो। कभी डॉक्टर, कभी इंजीनियर और कभी पूरे देश का नेतृत्व करने वाली, लेकिन समाज उनकी भूमिका और उनके बलिदानों को नज़रअंदाज करता आया है। इन सब चुनौतियों के बावजूद भी वह इसका डटकर सामना करती है और सफलता की बुलंदियों को छूती हैं। इन्हीं सब चुनौतियों से उभर कर राजनीति में अपनी पहचान बनाने वाले महिलाओं पर आधारित है हमारा कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियाँ। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे विशेष कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियाँ। मैं हूँ शाइना एनसी और आज हमारे साथ मौजूद है छाया वर्मा, जो छत्तीसगढ़ के राज्यसभा सांसद है। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार साइनी जी। चर्चा शुरू करने से पहले दर्शकों को इनकी जीवन के अब तक के सफर की एक झलक दिखाते हैं। छाया वर्मा छत्तीसगढ़ राज्य की राज्यसभा सांसद है। छाया वर्मा का सामाजिक सेवा से जिला पंचायत तक और जिला पंचायत से संसद तक का सफर बड़ा संघर्षपूर्ण और दिलचस्प रहा। 1982 में छाया वर्मा अपने पति डॉक्टर दयाराम वर्मा के साथ गांव में रहने आई। वहीं से उन्होंने अपने सामाजिक कार्य की शुरुआत की, जहां उन्होंने ग्राम पंचायत की 22 महिलाओं को शिक्षित किया, जिसके लिए उन्हें सरकार द्वारा उस समय का सामाजिक सेवा उत्कृष्ट पुरस्कार दिया गया। छाया वर्मा का जन्म 18 मई 1962 को रायपुर छत्तीसगढ़ में श्री रतनलाल टिकरिहा और गीता टिकरिहा के घर हुआ। छाया वर्मा ने MA RMP की डिग्री पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ से विवाह के बाद प्राप्त की। जून 2016 में उन्हें राज्यसभा द्विवार्षिक चुनावों के लिए पार्टी के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया गया। 3 जून 2016 को वो निर्विरोध चुनी गई। छाया वर्मा का सफर काफी दिलचस्प रहा, तो आइए उन्हीं से जानते हैं उनकी जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी अनकही कहानियाँ। छाया जी, सबसे पहले आपके बचपन के बारे में बताएं। क्या आप शुरुआत से राजनीति में आना चाह रहे थे? कुछ बोलने से पहले मैं एक पंक्ति जरूर याद करना चाहूंगी मैथिली शरण गुप्त जी की, कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी। ये उस समय कही गई थी, लेकिन आज समय बदला है। आज उसको मैं इस तरह से कह सकती हूँ कि सबला बनकर लिखो रोज एक कहानी, मन में हो विश्वास बनो स्वाभिमानी दृढ़ अभिमानी। बचपन तो मेरा बहुत ही अच्छा था, संघर्ष भरा रहा। मेरे पिताजी टीचर थे और मैं उनकी सबसे पहली संतान थी। क्योंकि गांव में उनकी पोस्टिंग थी, तो गांव में प्राइमरी स्कूल बस था, तो मैंने 5वीं तक की कक्षा गांव में प्राप्त की। उसके बाद मेरे बड़े पिताजी एग्रीकल्चर में विभाग में थे, शहर में थे, तो फिर मैंने दुर्ग और राजनांदगांव में अपने कॉलेज की पढ़ाई राजनांदगांव में की हूँ। लेकिन आप एक कृषि परिवार से आते हैं, तो क्या एक अपेक्षा होती है कि एक लड़की इतना ही पढ़ के फिर उनका ब्याह हो जाएगा और फिर वो घर जाएगी ससुराल, यही एक लक्ष्य था, या किसी ने सोचा था कि आप संसद तक पहुंच जाएंगे? देखिए, संसद तक तो पहुंचने के लिए किसी ने नहीं सोचा था, स्वयं मैंने भी नहीं सोचा था कि यहाँ तक मैं पहुंचूंगी। लेकिन हाँ, मन में लगे रहता था कि कहीं ना कहीं मुझे उस जगह पे पहुंचना है जहाँ पर लोग मुझे जाने, लोग मेरी पहचान लोगों के बीच हो। ये मेरे मन में हमेशा रहता था, बचपन से ही था। और जब मैं कॉलेज में गई तो वहाँ भी मैंने CR रहा, कॉलेज में क्लास की रिप्रेजेंटेटिव रही, और हमेशा लोगों का अटेंशन मैं चाहती थी कि मैं कुछ ऐसा करूं कि लोग मुझे ध्यान में रखें। तो ये मेरी बचपन से ही ख्वाहिश थी, इच्छा थी। और कृषि परिवार से होने के कारण खेती किसानी और गांव का परिवेश, गांव का वातावरण। और पहले ज़माने में मैडम, जब मैं 12वीं पढ़ रही थी तभी मेरा रिश्ता आना शुरू हो गया था। अच्छा। मेरे पिताजी कहते थे कि 12वीं पढ़ ली लड़की, अब इसकी शादी कर देंगे, हमें तो नौकरी कराना नहीं है, बेटियों का खाना नहीं है। तो ये उनकी धारणा थी। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं मुश्किल से
प्रीवियस पढ़ पाई और मेरी शादी हो गई। मेरे बड़े पिताजी की बेटी मेरे से बड़ी थी, उसको देखने के लिए रिश्ता आया था और उन्होंने, उनके ससुराल वालों ने मुझे पसंद कर लिया और मेरी शादी तभी हो गई। लेकिन तब भी आपने आरएमपी का एक क्वालिफिकेशन एमए किया, ये बहुत बड़ी बात है उन दिनों, जो आप रायपुर में यूनिवर्सिटी में जाके आपने ये सब किया। निश्चित रूप से इसके लिए तो मैं अपने पतिदेव का ही सहयोग और उनका समर्थन रहा कि पढ़ने के, शादी के बाद मैंने पढ़ाई जारी रखा। और चूंकि मेरे हस्बैंड डॉक्टर थे तो उन्होंने, गांव में उनकी पोस्टिंग थी, तो होता क्या था कि गांव में टाइम बे टाइम पेशेंट आते थे तो उनको मैं मदद करती थी। एक ही डॉक्टर का हॉस्पिटल था तो नर्स का काम करती थी। धीरे धीरे इतना ट्रेंड हो गई, फिर जब मेरे मिस्टर बाहर रहते थे या नहीं रहते थे तो मैं ही पेशेंट देख लिया करती थी। अच्छा। तो मेरे हस्बैंड का कहना था कि मेरी अनुपस्थिति में तुम इंजेक्शन लगाती हो, दवाई देती हो, कुछ हो जाएगा तो मुश्किल होगी, तो तुम पढ़ाई कर लो। उसके बाद मैंने 4 साल की पढ़ाई की और आरएमपी की डिग्री ली और फिर मैं अलग से डिस्पेंसरी शुरू करके गांव में ही अलग डिस्पेंसरी चलाने लग गई। और डिस्पेंसरी से राजनीति कैसे, क्या है ये कहानी? ये देखिए मैडम, राजनीति में आना तो मेरा एक चमत्कार जैसा ही था, अगर मैं कहूँ तो चमत्कार ही था। मेरी एक फ्रेंड थी, हाँ। वो जिला पंचायत का चुनाव लड़ रही थी, तो जिला पंचायत महिला आरक्षण था जी। तो जिला पंचायत का उन्होंने मुझे लेके गया अपने साथ समर्थक के रूप में साइन कराने के लिए जी। राजधानी रायपुर में फॉर्म भरना था और हम 35 किलोमीटर दूर तिल्दा में रहते थे, तो वहाँ से उन्होंने मुझे बुलाया अपने प्रस्तावक के रूप में, समर्थक के रूप में साइन करने के लिए। तो मैंने लिस्ट देखा कहाँ कहाँ महिला आरक्षण है, तो मुझे लगा कि मैं क्यों ना चुनाव लड़ूं, महिलाओं के बीच ही चुनाव में जाना है। तो मैंने अपने हस्बैंड से वहीं से फ़ोन लगा के पूछा कि मैं चुनाव लड़ लूँ क्या मैं भी? तो उन्होंने कहा कि आप फॉर्म भर लो, गए हो रायपुर तो फॉर्म भर लो और नाम वापसी के लिए किसी को दे दो पत्र और आ जाओ। तो मैंने भी जिला पंचायत का नामांकन भरा और नाम वापसी के लिए अपने एक परिचित को दे दिया कि मेरा नाम वापस कर लेना, चुनाव ना मुझे लड़ना नहीं है, हम तो सर्विस क्लास लोग हैं, राजनीति में जाना नहीं है, इसलिए हमने नाम वापसी का पत्र दूसरे को देके और मैं तिल्दा आ गई, वापस गांव आ गई रायपुर से। तो हुआ ऐसा कि उन्होंने नाम वापसी में नाम नहीं उठाया मेरा। क्यों? तो उनको लगा कि नहीं, इसको लड़ना चाहिए चुनाव। अरे वाह। उसके बाद वहां पर उस क्षेत्र में, उस जिला पंचायत क्षेत्र में जितनी महिलाएं नामांकन भरी थी कांग्रेस पार्टी से, उन लोगों ने अपना नाम वापस ले लिया और आप बच गए। और मैं बच गई, तो मुझे चुनाव में जाना मजबूरी हो गई मेरी। और फिर ऐतिहासिक जीत। और मैं जब चुनाव लड़ी तो ऐतिहासिक जीत हुई मैडम। मैं आपको बताना चाहूंगी साइना जी कि कुछ गांव ऐसे थे जहां पर केवल 5-6 वोट ही मुझे नहीं मिले थे, बाकी पूरा एक तरफा वोट मुझे मिला था। और वो 5-6 वोट भी ऐसे नहीं मिले थे कि इनको नहीं देना है, ऐसा नहीं था, क्योंकि वो पहला चुनाव था जब ग्राम पंचायत, जनपद, जिला का एक साथ चुनाव होना था, तो सबका अलग अलग सिंबल। तो गांव की बूढ़ी औरतें, या पहला चुनाव था इसलिए कुछ लोग कंफ्यूज हो गए कि किसमें वोट डालना है, तो उस कंफ्यूजन की वजह से वोट उस गांव का 5-6 वोट नहीं मिला, बाकी पूरा का पूरा एक तरफा मेरी जीत हुई। तो क्या गांव वाले आपका काम जानते थे या आपके डिस्पेंसरी के वजह से, या कोई समाज सेवा भी करते थे आप? हाँ, ये आपने सही बात पूछा। 1982 में जब मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग गांव में थी और मैं पढ़ लिख के गांव में गई थी और वो पूरे समय अपना पेशेंट देखने में व्यस्त रहते थे, तो मैं खाली समय में सोची कि पढ़ लिख के मैं गांव में बैठी हूँ तो गांव की महिलाओं को मुझे पढ़ाना चाहिए। तो मैंने उस ग्राम पंचायत की 22 महिलाओं को साक्षर किया, उसमें से कुछ महिलाएं सर्विस कर रही हैं, नर्स की, टीचर की, और बाकी महिलाएं सब के सब साक्षर हुई और पढ़ाई की, पढ़ना लिखना सीख गई। तो उस समय मुझे सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा, वहाँ के कलेक्टर के हाथों समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट पुरस्कार मिला था। अच्छा। तभी से मेरे मन में समाज सेवा की धारणा आ गई थी और लोगों को मैं खूब काम करती थी, रात दिन काम करती रहती थी, महिलाओं के बीच जाती थी, उनकी समस्या का समाधान करती थी। उसके बाद फिर आरएमपी की डिग्री लेने के बाद पेशेंट देखने लग गई। गाँव था, गरीब लोग रहते थे, तो निःशुल्क सेवा करते रही, लोगों को सलाह भी देते रही। तो उसी का परिणाम था कि राजनीति में मुझे एक तरफा जीत मिली। जिला पंचायत से संसद तक ये सफर कैसे रहा और कैसे हुआ? ये तो बहुत लंबा सफर
और बहुत उतार चढ़ाव और बहुत संघर्ष का रहा। और लोगों को सफलता दिखता है, लेकिन उस सफलता के पीछे जो संघर्ष रहता है, जो तकलीफ आती है, उस संघर्ष के बारे में बताएं। उसको केवल जो रहता है व्यक्ति उसी को पता रहता है, बाकी कोई नहीं जानता उस संघर्ष को। कि जैसे आम सभी लोग संघर्ष करते हैं, अधिकांश महिलाएं संघर्ष करती हैं। राजनीति बहुत कांटों भरा ताज है, बिल्कुल। और यहाँ तो महिलाओं की राजनीति दिन को होती है। 7 बजे के बाद महिलाओं की राजनीति बंद हो जाती है, और जो असली राजनीति है, जो पुरुषों की राजनीति है, वो 7 बजे के बाद चालू होता है। तो कठिनाई तो यहीं से शुरू होती है। कितना भी हो, हम एक चाहे कोई भी परिवार की महिला हो, संभ्रांत हो, मिडिल क्लास हो, निम्न क्लास हो, महिलाओं का एक दायरा रहता है। ऑफ कोर्स, और वो दायरे के साथ सम्मान के साथ दायरे भी के जीना साथ है। सम्मान के साथ जीना और काम करना और आगे बढ़ना, और इस मुकाम तक पहुंचना बहुत कठिन रहता है। और उस सब तकलीफ को जो झेल के, उस तकलीफ को जो सह के आगे बढ़ता है, वही आगे बढ़ जाता है। और अगर मेरे संघर्ष के बारे में पूछेंगे तो मैंने शुरू में ही जिला पंचायत की अध्यक्ष रही, उसके बाद जिला पंचायत की सदस्य बनी। अच्छा। और मैं जिला की महामंत्री बनी, प्रदेश की महामंत्री पहले बनी, फिर जिले की महामंत्री बाद में बनी। मतलब बड़े पोस्ट से छोटा पोस्ट ली। वो इसलिए ली कि मुझे काम करना है, मुझे लोगों के बीच जाना है, मुझे इस फील्ड में रह के लोगों की सेवा करते रहना है। बड़ा छोटा मैं नहीं देखी, पोस्ट बड़ा छोटा नहीं देखी, काम करते रही, लगातार पार्टी के लिए काम करते रही, और उसी का परिणाम आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और अपना धैर्य को बनाए रखी। मुझे लग रहा था कि कभी न कभी मुझे मिलेगा मौका। लेकिन नॉर्मल प्रोसेस ये होता है कि जिला के बाद आप बनते विधायक, और विधायक के बाद सांसद। तो आप तो डायरेक्ट जंप करके यहाँ राजनीति में आप संसद में बैठे हैं। तो क्या इसमें कोई और कोई कहानी है जो जनता को जानने की आवश्यकता है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं जिला पंचायत अध्यक्ष के बाद जिला पंचायत की सदस्य बनी। उसके बाद मैंने 2004 में विधानसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें मुझे सफलता नहीं मिली। फिर लोकसभा, राजधानी, चूंकि मैं राजधानी का ही राजनीति करती हूँ, तो राजधानी के लोकसभा के लिए हर बार मेरा नाम आता था। यहाँ तक कि महीनों महीनों नाम चलते रहता था, प्रचार, बैनर, पोस्टर सब हो जाता था। और जिस दिन बी फॉर्म जमा करना रहता था, उस दिन मेरी टिकट काट देते थे। क्यों? कौन काटता था? अब कौन काटता था ये तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन निश्चित रूप से मेरी टिकट इसलिए कट जाती थी कि मैं महिला हूँ, संघर्ष नहीं कर पाऊंगी, मैं मिडिल क्लास से हूँ, मैं राजनीति में उतना पैसा खर्चा नहीं कर पाऊंगी। ये स्टैंडर्ड एक जवाब रहता है जब टिकट बांटने की बात है कि ये महिला सक्षम नहीं है, या उनके पास पैसा नहीं है, या वो जीत नहीं सकती है। क्या ये सही है या गलत? नहीं, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसलिए मुझे 3 लोकसभा चुनाव में मेरी टिकट हमेशा कटती रही। तो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी, मैं कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करती हूँ, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी बोली कि हर बार इसकी टिकट काट देते हो आप लोग, अब मैं इसको राज्यसभा में लेके आऊँगी। तो उन्होंने मुझे फिर राज्यसभा में मौका दिया। कितना प्रिपरेशन करना पड़ता है छाया जी राज्यसभा में, जब आप सवाल उठाते हो, आप आपके लोगों के मुद्दे रखते हो, और छत्तीसगढ़ तो खासतौर से आदिवासी इलाका है, उस आदिवासी क्षेत्र को रिप्रेजेंट करना कितना कठिन होता है और कितना अभ्यास करना पड़ता है? देखिए साइना जी, मैं जमीन से जुड़ी हुई कार्यकर्ता हूँ, फील्ड में रहती हूँ। मुझे कभी ये गुरूर नहीं रहा कि मैं राज्यसभा की सदस्य हूँ, चाहे राजधानी में रहूँ, चाहे गांव में रहूँ, कहीं पर भी रहूँ। मैं अपने आप को एक छोटा कार्यकर्ता और लोगों के बीच रहती हूँ, बैठती हूँ, तो मुझे मुद्दे उठाने के लिए परेशानी नहीं होती, क्योंकि मैं जमीन से जुड़ी हुई हूँ, ज़्यादा समस्या नहीं होता। और बहुत कुछ राज्यसभा में आने के बाद नया चीज़ मुझे सीखने को मिला, जिसमें मेरे जो पीए हैं उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहता है। बहुत कुछ उन्होंने भी मुझे सिखाया, मैं इसमें कोई संकोच नहीं है मुझे ये सब कहने में। और जो प्रतिभा रहती है वो छुपती नहीं है कहीं पे भी चले जाओ। तो ये मेरा रहा। आपको मैं बताना चाहूँगी कि जब 2 साल का मेरा कार्यकाल पूरा हुआ तो मुझे लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिला के सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद का लोकमत की तरफ से अवार्ड मिला था। और जब 4 साल का कार्यकाल हुआ राज्यसभा का, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मिला के, पूरे उसमें मिला के मुझे सर्वश्रेष्ठ सांसद जो 10 लोग थे उसमें एक मैं भी थी। तो ये आपको जी और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाएं। वक्त आ गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा।
खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। छाया वर्मा जी से बातचीत के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। छाया जी, आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? मैंने एक पंक्ति पढ़ रखा है जी कि देवियां देश की जाग जाए, अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। बहुत काफ़ी लंबा कविता है ये, मैं बस एक पंक्ति ही आपको बताना चाहूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद अनुभव की हूँ कि जब से ये पंचायती राज आया है, राजीव जी ने महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण दिया नीचे स्तर का, तब से मुझे लगता है कि भारत देश में भ्रष्टाचार कम हुआ है। और जहाँ भी महिलाएं रहती हैं, चाहे जिस पोस्ट में भी रहें, चाहे वो अधिकारी रहे, चाहे कर्मचारी रहे, चाहे नेता रहे, बहुत ईमानदारी और साफ गोई के साथ काम करती है। भ्रष्टाचार कम होता है और विकास काम उस पंचायत में ईमानदारी के साथ होता है। ये मैंने अपना अनुभव किया है। अपवाद तो खैर सब जगह रहता है, थोड़ा बहुत सब जगह रहता है, लेकिन ज्यादातर महिलाएं ईमानदारी के साथ काम करती हैं। लेकिन क्या आपको लगता है महिला का समर्थन करती है? आपने तो कुछ अलग ही प्रश्न कर दिया साइना जी। मैं निश्चित रूप से मैं खुल के बोलूंगी कि एक महिला को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती। एक उनमें एक असुरक्षा की फीलिंग आती है राजनीति में। अगर कोई महिला आगे बढ़ रही है तो दूसरी महिला सोचती है कि मैं क्यों ना आगे बढ़ूं, इससे मैं भी तो उतना कर सकती हूं। तो महिला को पीछे ढकेलने का काम करती है। लेकिन मैं सोचती हूं कि जो भी महिला है, जो पढ़ी लिखी महिला है, वो अनपढ़ महिला को आगे लाए, उनकी जवाबदारी है। क्योंकि एक छत्तीसगढ़ी में कहावत है कि जेकर गोड़ में कांटा गढ़थे तेनेल पीरा होते। महिलाओं को अगर अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो इसके लिए आगे लाने के लिए महिलाओं को ही आगे आना होगा। जो पढ़ी लिखी महिला है, जो समझदार महिला है, जो राजनीति में बड़े पोस्ट में महिला है, उनको चाहिए कि पीछे जो महिला है, जो कमजोर महिला है, उनको आगे लाने का काम करे, तो निश्चित रूप से महिलाएं आगे आएंगी। मैं नहीं सोचती कि इस पुरुष प्रधान समाज में कोई भी पुरुष महिला को आगे लाने का काम करेगा, या कोई भी पुरुष महिलाओं को बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। कुछ अपवाद को आप छोड़ दीजिए, अपवाद तो सब जगह रहता है। लेकिन मैं इस पोस्ट में, राज्यसभा जैसे पोस्ट में आने के बाद भी मैं अनुभव की, जब मैं जिला पंचायत की अध्यक्ष थी, मैं आपको साफ साफ बताना चाह रही हूँ कि आज भी हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। महिलाओं को दोयम दर्जे में देखता है आज भी। जब मैं जिला पंचायत की अध्यक्ष बनी तो मेरा अनुभव रहा कि जब मैं कोई बात रखती थी सदन में, अपने पंचायत में, जिला पंचायत की मीटिंग में, तो उसको इग्नोर किया जाता था। तो उस बात को मनवाने के लिए मुझे 2 बार 3 बार 4 बार उस बात को रिपीट करना पड़ता था, तब जाके कहीं वो बात मानते थे अधिकारी लोग और लागू होता था। आज मैं राज्यसभा में आ गई हूँ तो यहाँ भी मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि यहाँ भी पहुँचने के बाद मैं अपने आप को कई बार ऐसा फील करती हूँ कि मैं महिला हूँ इसलिए मुझे मौका नहीं मिल रहा है, मैं महिला हूँ इसलिए मुझे आगे आने नहीं दिया जा रहा है, हम धक्का दे के आगे आ नहीं सकते। तो महिलाओं को तो दोयम दर्जा आज भी है। भले बड़ी बड़ी बात कर लें पुरुष प्रधान समाज, भले कितना भी हम नारे लगा लें, दुनिया भर की बात कर ले, लेकिन मेरा अपना अनुभव है कि आज भी महिलाओं को दोयम दर्जे के साथ देखा जाता है। तो जो आपके छत्तीसगढ़ रायपुर के जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? वो महिला जो झिझक रही है, बोल रही है कि हमें भी आपके जैसे, छाया वर्मा के जैसे बनना है, लेकिन बहुत कठिन है ये सफ़र, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं महिलाओं के लिए यही संदेश देना चाहूँगी कि आपको जो फील्ड पसंद हो, मैं नहीं कहती कि आप राजनीति में ही आओ, आपको जो फील्ड पसंद हो, आप डॉक्टर बनना चाहें, इंजीनियर बनना चाहें, जो भी बनना चाहें, आप ईमानदारी के साथ आगे बढ़ें, साफ गोई के साथ आगे बढ़ें और मेहनत करें। ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। छाया जी, आपके छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेके बहुत गंभीर परिस्थिति है और बहुत समस्या का समाधान भी करना पड़ता है और हल भी। आप कैसे इस मुद्दे को उजागर करते हैं राज्यसभा में?
देखिए, लोगों में एक धारणा बनी हुई है, छत्तीसगढ़ मतलब आदिवासी, छत्तीसगढ़ मतलब नक्सली, लेकिन ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ में और भी बहुत कुछ है और बहुत अच्छे अच्छे चीज़ हैं। वहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का जो उनका वनवास रहा था, था। उसमें 12 वर्ष उन्होंने छत्तीसगढ़ के जंगलों में घूम के बिताया है। बहुत ऐसे विश्व प्रसिद्ध गुफा है वहाँ पर, कुटुमसर की गुफा है, चित्रकूट का जलप्रपात है। नहीं, वो एक तरफ उनकी सुंदरता और सब के बारे में, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन नक्सलवाद को लेके एक डर भी होता है। देखिए, नक्सलियों की मेन समस्या थी उनकी रोजगार की। गरीबी के कारण वो कहीं ना कहीं नक्सली बने। अभी हमारी जो सरकार है वो बहुत बढ़िया काम कर रही है नक्सलियों के लिए। पहली बात तो उनके मुख्य पहुंच मार्ग बन रहा है, सड़क बन रहा है, तो उनका आवागमन होगा, शहर से जुड़ेंगे वो, तो उनको रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा। और अभी लोहांडी गुंडा करके एक जगह है जी, भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ पर फैक्ट्री लगाने के लिए गवर्नमेंट ने, उस फैक्ट्री वालों ने गांव वालों की ज़मीन अधिग्रहण कर ली थी और वहाँ पर फैक्ट्री लगाई नहीं थी। उसको अभी हमारी सरकार ने वापस कराया, किसानों की ज़मीन वापस कराया और वहाँ पर तेंदूपत्ता और इमली, चार, तेंदू, जो जंगल के जो जितने प्रोडक्ट हैं उनके लिए वहाँ पर मार्केटिंग की व्यवस्था की। साइना जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक कंपनी है कपड़ा बनाने की, वो बस्तर की महिलाओं के साथ MOU हुआ उनका बस्तर की आदिवासी महिला। हमें भी देख के आश्चर्य लगा जब कंपनी वाले लोग वहां गए और MOU किए, तो वो बस्तर की आदिवासी महिला तपाक से उनका हाथ पकड़ के MOU के लिए हाथ मिलाई। तो वो दृश्य एक देखने लायक था कि जब बड़े बड़े 2 उद्योगपति रहते हैं वो MOU करते हैं। आज एक बस्तर की एक महिला उस कंपनी के साथ MOU की और उनका जीवन स्तर बहुत बेहतर हो रहा है उससे। और वहाँ के जो जितने भी वो हैं आम, इमली, चार, तेंदू, महुआ, उसके सब के लिए मार्केटिंग की व्यवस्था अभी हमारे सरकार ने की है। तो उनका जीवन में बहुत कुछ अभी बदलाव और परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और रोड बनने के कारण नक्सली मूवमेंट कम हो रहा है। बीच बीच में उनकी घटनाएं होते रहती है और ये तो नक्सली तो पूरे भारत की समस्या है, न केवल छत्तीसगढ़ की। पर नक्सलियों का दंश छत्तीसगढ़ ने जो झेला है वो शायद किसी प्रांत ने नहीं झेला होगा। पिछले दिनों हमारे, क्या आपको फायदा होता है कि सरकार राज्य में भी कांग्रेस की आपकी है और आप उनका नेतृत्व कर रहे हैं यहाँ दिल्ली में? निश्चित रूप से फायदा होना ही है और होता है। एक नहीं बल्कि अनेक ऐसे अवसर आते हैं जिसमें हमें गवर्नमेंट का फायदा मिलता है। छाया जी, संसद में आपने कौन सा ऐसा भाषण दिया जो आपको लगता है कि आपके लिए ऐतिहासिक रहा हो? निश्चित रूप से एक 2-3 मिनट का ही था मेरा वो स्पीच था। मैं छत्तीसगढ़ से आती हूँ और छत्तीसगढ़ी बोली को अभी 8वीं अनुसूची का दर्जा नहीं मिला है और मैंने उसको छत्तीसगढ़ी में बोल के, मैं वेंकैया नायडू जी से छत्तीसगढ़ी में बोलूँ क्या सर, ऐसा बोल के मैंने उसको छत्तीसगढ़ी में बोला और इतना अच्छा लगा मुझे। और वेंकैया नायडू जी ने भी अप्रिसिएट किया उस बात को। उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी भाषा है, इसको 8वीं अनुसूची में शामिल होना चाहिए, ऐसा उन्होंने भी कहा। और वो छत्तीसगढ़ में इतना अधिक वायरल हुआ, सब पार्टी के नेता, सब लोग उसको लाइक किए और उसमें कमेंट्स किए। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। छत्तीसगढ़ी में आपके दर्शक के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? बोलिए। बस मोर अद के प्रयास रही कि मोर कार्यकाल तक के छत्तीसगढ़ी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाए, एक लिए मैं पूरा प्रयास करूँ और मोर पूरा कोशिश रही कि मोर कार्यकाल तक बन जाए, 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाए। छाया जी, आप भारत स्काउट्स और गाइड्स के लाइफ टाइम मेंबर हैं। इस परिप्रेक्ष्य में आप क्या कर रहे हैं ताकि ये एक मुहिम आगे बढ़े? देखिए, स्काउट गाइड हमें एक डिसिप्लिन में रहना सिखाता है, जीवन जीने की कला सिखाता है। तो मेरा अपना विचार है कि सबको NCC, NSS या स्काउट गाइड ऐसी एक संस्था से ज़रूर जोड़ना चाहिए, ज़रूर उसके मेंबर बनना चाहिए। उसमें हमें सही मायने में जीवन कैसा जीना चाहिए वो प्रेरणा मिलती है और इसलिए मैं उसकी मेंबर बनी और उसको अध्ययन करते रहती हूँ, उसमें पार्टिसिपेट करते रहती हूँ। लोगों को बोलती हूँ कि आप NCC, NSS जो भी इस टाइप की संस्था है उससे आप जुड़ें। जब आप राजनीति में व्यस्त नहीं हैं तो आपके हॉबीज़ क्या है? परिवार के साथ आप क्या करते हैं? देखिए, राजनीति एक ऐसा फील्ड है जो 24 घंटा भी कम पड़ जाता है, लेकिन अगर मेरी हॉबी पूछेंगे तो मेरी पर्सनल हॉबी, एक तो मैं
कविता सुनती हूँ, कवि सम्मेलनों जी। के वीडियोस निकाल के सुनती हूँ। दूसरा, मुझे घर में मैं अपने परिवार के लिए खासकर खट्टा सब्जी बनाना, मेरा बड़ा अच्छा। बेटा को खट्टा सब्जी बहुत पसंद है, तो मैं वो बना लेती हूँ जब भी टाइम मिलता है, और बाकी उतना टाइम नहीं मिल पाता मैडम। जाते जाते एक कविता हो जाए और जो प्रेरणा आप दे सकते हैं वो महिलाओं के लिए जो संघर्ष करना चाहती है और राजनीति में आना चाहती है और आप जैसे सफल बनना चाहती है उनके लिए। देखिए, महिलाओं को हर काम करना चाहिए, चाहे वो जिस फील्ड में भी रहे। अगर हम जीतते नहीं तो सीखते जरूर हैं। हमें सफलता नहीं मिलेगी तो कुछ ना कुछ ऐसा हम जरूर सीख जाते हैं कि उससे आगे बढ़ने के लिए हमको प्रेरणा मिलती है, और हम एक लक्ष्य लेके चलेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिल जाती है। जी, तो ये थी सांसद छाया वर्मा, जो इस जनरेशन को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है और युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ाती है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और महिला सांसद से और जानेंगे उनकी संघर्षों की कहानी। मुझे अनुमति दे। नमस्कार। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 26 सितंबर सुबह 11 बजे। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 26 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। शिशुपाल, तुम ये क्या कह रहे हो? यह निर्णय हो चुका है कि वसुदेव श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। यह उचित निर्णय नहीं है। यह कपटी कृष्ण, यह सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकता है? प्रिय युधिष्ठिर, प्रतियोगिता आरंभ होने से पूर्व मैं तथ्य स्पष्ट कर देना चाहता। खेल में पराजित हो गई वस्तुओं को स्वेच्छा से विजेता के अधीन सौंपना होगा। शिलोंग हॉलिडे होम सिर्फ एक बिजनेस ही नहीं बल्कि एक फैमिली भी है। हम सब एक फैमिली की तरह रहते हैं। अंडरस्टैंड? शिलोंग हॉलिडे होम, शिलोंग हॉलिडे होम। इस वक्त मुझे ना बहुत घबराहट सी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि बस ये सब कुछ खत्म होने वाला है। शिलोंग हॉलिडे होम, शिलोंग हॉलिडे होम। सबसे बड़े जननायक का ऐतिहासिक सफर, जिसके दृढ़ संकल्प ने रखी नए भारत की नींव। जन सेवा और कर्तव्य निष्ठा से जीता देश का भरोसा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी मैं आपके बीच प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, प्रधान सेवक के रूप में उपस्थित हूँ। सरकार वो हो जो गरीबों के लिए सोचे, सरकार वो हो जो गरीबों को सुने, सरकार वो हो जो गरीबों के लिए जिए। नई सोच और अलग नजरिए से साकार हुआ आत्मनिर्भर भारत का सपना। आज पूरे विश्व में भारत का लोहा माना जाता है। ये नवयुग है, ये नव भारत है। खुद लिखेंगे अपनी तकदीर। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है। एक भारत नया बनाना है।
बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक थे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान।